हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मयूरेश आपका स्वागत करता हूं द मोस्ट अवेटेड कॉस्टिंग रिवीजन। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कॉस्टिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्चुअली स्कोर कर सकते हो मोर देन 90। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से डिस्कस करके मैं आपके नैया पार लगा दूं। यू हैव डन इनफ, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर का जो भी टचअप वर्क करना है वो अभी हम लोग सब कर लेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि सब्जेक्ट का नाम कॉस्टिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके पास तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है कॉस्टिंग, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। दूसरा होता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम इज डन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कॉस्ट निकालने के बाद ही रिपोर्ट्स द एंटायर डेटा टू द कंसर्न अथॉरिटी। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट खुद के लिए तो कैलकुलेट नहीं करता होगा, किसी ना किसी के लिए कैलकुलेट करता होगा, सो ही रिपोर्ट्स इट। बट हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने सिलेबस में है नहीं। कॉस्ट कंट्रोल जो नाम है वही काम है, कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे, कॉस्ट आपके हाथ से बाहर जाएगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द सेलिंग प्राइस, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन द मार्केट। तो हम जो कॉस्टिंग करते हैं वो जस्ट कॉस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, वो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बच्चा। तो अभी आगे ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, फिर कॉस्ट क्या है ना। कॉस्ट एकदम सिंपल चीज है। एक चीज याद रखना, कॉस्ट इज समथिंग दैट वी चार्ज टू द कस्टमर। कॉस्ट इज समथिंग दैट वी चार्ज टू द कस्टमर। अब कॉस्ट ये वो चीज होगी जो कस्टमर के जेब से हम लोग निकाल सकते हैं। सो बेसिकली इट इज एन एक्सपेंडिचर। Basically, it is an expenditure incurred by the manufacturer and it is incurred for the product. इन तीनों में से अगर एक भी क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस चीज को कॉस्ट नहीं कह सकते। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं शर्ट बनाने का। अगर मैं शर्ट बनाने के बारे में सोचूं, अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रहा हूं, अगर शर्ट मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचूं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कॉस्ट क्या हो सकती है बताओ मुझे। सबसे पहली कॉस्ट होगी आपकी क्लॉथ। सबसे पहले कॉस्ट होगी आपकी क्लॉथ, फिर आपको थ्रेड लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बटन्स, फिर कॉलर्स, डाइज वगैरह आप यूज करोगे। फिर आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वर्कर्स। वर्कर्स का काम क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके देना। तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो मटेरियल के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है लेबर की भी, और इनके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हम लोग को इनकर करने पड़ते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आराम से चल जाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, टेलीफोन चार्जेस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, रिपेयर्स हुआ। खुद की बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन आएगा, किसी और की है तो रेंट आएगा। इसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करते हो, चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको बता देते हो, मतलब एडवर्टीजमेंट करते हो। एडवर्टीजमेंट से भी बात नहीं बनी तो लोगों के घर घर भेज दो लोगों को, सेल्समैन को बेचने के लिए। उसके लिए आपको देना पड़ेगा कमीशन, तो ये सारी चीजें देखने के बाद इतना पता चलता है कि कॉस्ट इनकम नहीं हो सकता, कॉस्ट हैज टू बी एन एक्सपेंडिचर। वही कहा था मैंने, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट मस्ट बी इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। गाइस, अगर मैंने खर्चा किया ही नहीं तो कस्टमर के जेब से निकालने का हक ही नहीं है ना मुझे। देखो, जब मैं ये कहता हूं कॉस्ट इज 10, प्रॉफिट इज 2, सेलिंग प्राइस इज 12,
जब मैं ये कहता हूं एक्चुअली दिस इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ 10, मैंने कस्टमर के लिए 10 रुपया खर्चा किया तो आई एम टेलिंग माई कस्टमर, देख बे मैंने तेरे लिए 10 रुपया खर्चा किया, वो वैसा पैसा वापस दे। और फिर मैं उसको बोलता हूं रुक जा मत, मैंने तेरे लिए मेहनत की है तो मेरे मेहनत का रिवॉर्ड तो देते जा मेरे भाई। तो 2 रुपया मैं चार्ज कर रहा हूं मेरा रिवॉर्ड, 10 रुपया मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूं क्योंकि वो कॉस्ट मैंने एक्चुअली इनकर की है। तो 10 रुपया मेरे जेब का खर्चा, 2 रुपया मेरी मेहनत का रिवॉर्ड, इसीलिए मैं 12 रुपया चार्ज कर रहा हूं। इसका मतलब वेन एवर वी डिसाइड टू चार्ज समथिंग टू द कस्टमर एज अ कॉस्ट, हमको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, हम ऐसा कोई खर्चा कस्टमर की जेब से नहीं निकाल सकते जो कस्टमर के लिए खर्च नहीं किया हो। इसी के लिए मैंने कहा था कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोडक्ट। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ अवेलेबल है। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोडक्ट। अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो कॉस्ट नहीं होगा, अगर वो इनकर ही नहीं किया तो वो कॉस्ट नहीं होगा। जैसे मैंने अगर वॉचमैन रखा ही नहीं है तो वॉचमैन सैलरी कैन नॉट बी चार्ज। खर्चा इनकर किया तो ही रिकवर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको वो पैसा कस्टमर के जेब से निकालना है, तो आपको वो पैसा कस्टमर के जेब से निकालना है, तो मेक श्योर दैट यू हैव इनकर्ड दैट कॉस्ट फॉर द कस्टमर और फॉर द प्रोडक्ट। मतलब मैं अगर डोनेशन देता हूं तो डोनेशन कस्टमर को चार्ज करने का मुझे कोई हक नहीं है। डोनेशन देने से ना देने से मेरे प्रोडक्ट का सेल्स डिसाइड नहीं होता। डोनेशन देने के बाद भी मेरा प्रोडक्ट अगर खराब है तो मेरा रेपुटेशन कितना भी अच्छा हो, मेरे प्रोडक्ट का रेपुटेशन अगर खराब होगा तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और चाहे मेरा रेपुटेशन कितना भी खराब हो, मैं डोनेशन नहीं देता, मैं चूस लेता हूं वर्कर को, मैं अत्याचार करता हूं, मैं तकलीफ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो पब्लिक खरीदेगा। चैरिटी, चंदा इज नॉट रिलेटेड टू धंधा, सो इट कांट बी चार्ज टू द कस्टमर। मैं फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे ब्लैंकेट चढ़ाता हूं, इसलिए आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं। अब मैं फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे ब्लैंकेट चढ़ाऊं या गाड़ी चढ़ाऊं, इससे मेरे प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकेगा, मेरा प्रोडक्ट खराब है तो नहीं बिकेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट बच्चा लोग। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसको मैं आए दिन गिफ्ट देते रहता हूं, चार्ज करूं क्या कस्टमर को? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेक्रेटरी मेरी है। ये एक्सपेंडिचर पर पर्सनल एक्सपेंस में आएगा, बिजनेस एक्सपेंस नहीं। बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। मुझे बिजनेस में इसका कोई यूज ही नहीं है। यूज कहां पे ये पूछना मत, वो सब डिस्कशन नहीं करने का यहां पे, पर यूज बिजनेस में तो नहीं है। सो आई विल नॉट बी एबल टू चार्ज इट टू द कस्टमर। तो बेसिकली कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड फॉर द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो प्लीज कस्टमर को चार्ज मत करना। और गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने डिस्कशन एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स लिए, ऑल दीज एग्जांपल्स कैन बी सिंपली कैटेगराइज्ड एज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। जी हां दोस्तों, जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन तीनों के अलावा और कोई भी एनालिसिस और कोई भी कैटेगरी और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ 3 ही होंगे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। जो इन तीनों में नहीं फिट बैठता वो कॉस्ट ही नहीं होगा। इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस, यस। इज इट इनकर्ड? यस, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स में कभी चार्ज नहीं कर पाऊंगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल एक्सपेंस ही नहीं हो सकता, तो जो एक्सपेंस ही नहीं वो कॉस्ट नहीं, और जो कॉस्ट नहीं वो कॉस्ट का 4th एलिमेंट हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है प्रोडक्ट के लिए तो वो कॉस्ट बनेगा, और अगर वो कॉस्ट है तो आइदर इट विल बी क्लासिफाइड एज मटेरियल, और इट विल बी क्लासिफाइड एज लेबर, और इट विल बी क्लासिफाइड एज एक्सपेंसेस। फिर जब हम लोग कॉस्ट को आगे एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कॉस्ट कैन बी बाइफिकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट।
One is direct cost and the other one is indirect cost. Direct cost is directly related to the production process. इसका प्रोडक्शन से कनेक्शन है. अगर ये कॉस्ट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा. लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट ये वो है जो इट इज अ सपोर्टिव कॉस्ट टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को सपोर्ट देने के काम आती है. और इट कैन बी रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस लाइक एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, R&D एंड सो ऑन. मतलब दोनों कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है. दोनों कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करोगे, लेकिन एक डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, दूसरी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है. अब आइडेंटिफाइबल मतलब आप प्रोडक्ट देखते हो तो आपको अंदाजा आता है खर्चा हुआ है. कितना वो नहीं बता पाओगे, लेकिन खर्चा हुआ है ये बता सकते हो. मतलब ये अमाउंट रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट कॉस्ट इनकर की है. जैसे मैंने ये शर्ट पहना है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि मैंने क्लॉथ पे खर्चा किया है. अब कितना किया वो तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग खर्चा होगा. प्रीमियम क्वालिटी शर्ट होगा तो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होगा, नल्ला क्वालिटी शर्ट होगा तो चीपर क्वालिटी का मटेरियल होगा. अकॉर्डिंगली अमाउंट विल डिफर. अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं करते बट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. हम लोग सब सिग्नल पे खड़े हैं जस्ट टू क्रॉस द रोड, ठीक है, और दूर से एक बाइक मोटरसाइकिल आती है, गया. मुझे बताओ बाइक में पेट्रोल था क्या? 2 सेकंड नहीं लगे हाँ बोलने में. बराबर है. इसका मतलब पेट्रोल इज एन आइडेंटिफाइबल कॉस्ट, इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट. पेट्रोल के बगैर बाइक स्टार्ट करके चला ही नहीं सकते आप. अब मुझे बताओ बाइक का सर्विसिंग हुआ था क्या? हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जाग रहा है मन में. जितना कॉन्फिडेंस पेट्रोल में था उतना कॉन्फिडेंस सर्विसिंग में नहीं है. लेकिन गाइज सर्विसिंग करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाइक की सर्विसिंग नहीं करोगे तो 2-3 साल बाद पेट्रोल डालने की नौबत ही नहीं आएगी. तो पेट्रोल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट विच कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड. सर्विसिंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट विच नीड्स टू बी incurred for producing the product, but it is not affecting the production. It may either support the production or it will be related to other functions of the business. अब जब कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 एलिमेंट्स होते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है. डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल यूज्ड. रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल यूज्ड. अब रॉ मटेरियल यूज मतलब देखो, रट्टा मार के फॉर्मूला तो पढ़ लिया होगा, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं. मेरे पास 10 किलो का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब मैं 10 किलो कंज्यूम कर सकता हूं. मैंने 90 परचेज किया, अब मैं 100 हो गए मेरे पास जो मैं कंज्यूम कर सकता हूं. मेरे वेयरहाउस से 10 किलो आ गया तो 110 हो जाएगा, मतलब अब मैं 110 कंज्यूम कर सकता हूं. मेरे दूसरे साइड पे प्रोडक्शन चल रहा था, वहां से 20 किलो आ गया, अब मैं 130 किलो कंज्यूम कर सकता हूं. तो दिस इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन. तो सिर्फ परचेस पे क्यों अटके रहते हो? आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाबू, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक से अलावा भी दुनिया है लाइफ में. मेरी बात सुनो. हम परचेस कर सकते हैं, किसी वेयरहाउस से ला सकते हैं, किसी और साइट से आ सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड परचेज, आई वुड ऑलवेज प्रिफर यूजिंग द वर्ड मटेरियल रिसीव्ड, बिकॉज इफ इट इज रिसीव्ड इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन. अब 130 किलो कंज्यूम हो सकता था, लेकिन मैंने 5 रिटर्न किया तो 125 कंज्यूम हो पाएगा. मैंने 10 किसी और साइट पे भेज दिए तो अब सिर्फ 115 कंज्यूम हो पाएंगे. मैंने 10 किसी वेयरहाउस में भेज दिया तो अब 105 कंज्यूम हो पाएंगे. 5 किलो जल के राख हो गया, अब मैं 100 किलो कंज्यूम कर सकता हूं. 10 किलो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है. बाबू, 100 होना चाहिए था, सिर्फ 10 पड़ा है. स्टॉक 100 होना चाहिए था, सिर्फ 10 पड़ा है. इसका मतलब 90 मस्ट हैव गॉट कंज्यूम. तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कहने से अच्छा हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हैं, नॉट यूज्ड.
तो फॉर्मूला एकदम सिंपल होगा बच्चा लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव्ड माइनस नॉट यूज्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव्ड माइनस नॉट यूज्ड, और एक्सपेंसेस कुछ होंगे परचेज से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो सकते हैं। मैंने 1 लाख का माल खरीदा, मैंने 1 लाख का माल खरीदा, तो मेरे लिए कॉस्ट 1 लाख। ट्रक वाले को 10,000 दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट 1,10,000, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करता तो फॉरगेट अबाउट यूजिंग द मटेरियल, आई विल नॉट बी एबल टू सी द मटेरियल। फिर मैंने जीएसटी पे किया 5,000 का, तो मेरे लिए कॉस्ट होती है 1,15,000। लेकिन अगर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, तो आज जो मैं पे कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं मुझे फायदेमंद है, कहीं ना कहीं मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, मतलब मैं 5,000 इनकर नहीं कर रहा हूं, तो इन दैट केस जीएसटी टैक्सेस ऐड नहीं करने का। अगर आईटीसी अवेलेबल है तो इंक्लूड मत करो। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मतलब मुझे पे करना ही होगा, वो कहीं से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो अगर मुझे पे करना ही है तो मेरे जेब से जा रहा है तो कस्टमर को चार्ज करो। अगर मैं पे नहीं कर रहा हूं तो मैं चार्ज नहीं करूंगा, अगर मैं पे कर रहा हूं तो मैं चार्ज करूंगा। अगर मुझे क्रेडिट मिल रहा है तो मैं पे नहीं कर रहा हूं तो मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस कस्टमर को चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मुझे रिफंड नहीं मिल रहा है, मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरे जेब से पैसा जा रहा है, मेरे जेब की खर्ची जा रही है, तो मुझे कस्टमर से वो पैसा पूरा वापस लेना पड़ेगा। यस और नो? तो सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 1 बाय 1 करके आप सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला एकदम सिंपल, मैंने समझा दिया आपको और आप समझ भी गए होंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव्ड प्लस एक्सपेंसेस माइनस नॉट यूज्ड। समझ में आया? ओके। Direct wages can also be called as productive wages, it can also be called as manufacturing wages. अब यार डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कैन आई मैन्युफैक्चर दिस शर्ट विदाउट क्लॉथ? नो। कैन आई मैन्युफैक्चर अ बेंच विदाउट वुड? नो। कैन आई मैन्युफैक्चर अ साइकिल विदाउट सीट? सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये सारे डायरेक्ट मटेरियल हैं। शर्ट बनाते हो क्लॉथ लगता है, डायरेक्ट मटेरियल। बेंच बनाते हो वुड लगता है, डायरेक्ट मटेरियल है। कैमरा बनाते हो लेंस लगती है, डायरेक्ट मटेरियल है। साइकिल बनाते हो सीट लगती है, डायरेक्ट मटेरियल है। हम लोग डायरेक्ट मटेरियल से घिरे हुए, शर्ट से लेके पैंट तक, बेंच से लेके फैन तक, सब में डायरेक्ट मटेरियल आएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, सोचो, क्लॉथ नहीं है तो शर्ट नहीं बनेगा, लेंस नहीं है तो कैमरा नहीं बनेगा, इसीलिए वो डायरेक्ट है, प्रोडक्शन अफेक्ट करता है। डायरेक्ट वेजेस, क्या पहना है मैंने? शर्ट, लेकिन ये तो क्लॉथ का बना है, लेकिन हमने इसको क्लॉथ नहीं कहा, हमने क्या कहा? शर्ट। इसका मतलब समवन मस्ट हैव वर्कड ओवर इट, समवन मस्ट हैव कन्वर्टेड क्लॉथ इनटू अ शर्ट। तो उसके लिए डायरेक्ट लेबर को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, वर्कर की भी जरूरत पड़ती है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इसको ना चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। मतलब ये कि ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन अफेक्ट करती है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट हुई। हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन इट cannot be classified as material and labor, so that is why it is separately classified as direct expenses। मतलब ये कि रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर मैं किसी और की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, किसी और का टेक्निकल नो हाउ यूज कर रहा हूं, तो मुझे लीगली प्रोड्यूस करने के लिए उनको, जिसके पास वो कॉपीराइट है, जिसके पास वो पेटेंट है, उनको मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर मैं रॉयल्टी पे नहीं करता तो परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब नॉन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी अफेक्ट्स योर प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है तो इसका मतलब रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। पर क्या करें, रॉयल्टी को मटेरियल भी नहीं कह सकते,
रॉयल्टी को लेबर भी नहीं कह सकते, दैट इज वाई अ सेपरेट थर्ड हेड इज ओपन एंड दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो जिसका कोई नहीं होता उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जैसे मोल्ड्स एंड हायर चार्जेस ऑफ मशीन्स एंड मोल्ड्स एंड मशीन का हायर चार्जेस। मुझे मशीन साल में 3 महीना लगता है। अब 3 महीना मशीन अगर मुझे लगता है तो मैं उसको साल भर खरीद के, परमानेंटली खरीद के साल भर खर्चा क्यों करूं उस पर? मैं तो भाड़े पे ले लेता हूं। अब हायर चार्जेस का रूल एकदम सिंपल है, पैसा एडवांस में देना पड़ता है। तो अगर मैंने हायर चार्जेस पे नहीं किए तो मशीन नहीं मिलेगी, मशीन नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये भी तो डायरेक्ट कॉस्ट है, बट कैनॉट बी क्लासिफाइड as material and labor, that is why it is classified as direct expenses. फिर एक आइटम होता है पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब है ना, इंडिया में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको इलेक्ट्रिसिटी को बुलाया जाता है। जैसे आप साउथ में जाओगे ना, दे कॉल इट एज पावर। नो पावर सर, नो पावर टुडे। ओके, तो समझ जाने का दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्थ में जाओगे तो यार करंट नहीं आज, और करंट नहीं है, करंट आने के बाद लेक्चर होगा भाई। ओके, मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हमारे वेस्ट में आओगे, मुंबई में, ए तेरे पास लाइट है क्या? मेरे पास लाइट गई थी। हम लोग लाइट बोलते हैं। बेसिकली आप पावर कहो, आप करंट कहो, आप लाइट कहो, बेसिकली वी ऑल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ओनली। बट व्हेन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन द मशीन एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज क्लासिफाइड इन बुक्स एज पावर। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। ये पीली वाली ले ले, इस पे मशीन चला, ये लाल वाली ले ले, इस पे ट्यूबलाइट चला। इलेक्ट्रिसिटी सेम मिलती है, हम उसे क्लासिफाई करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर रनिंग द मशीन इज क्लासिफाइड एज पावर, और इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू रन एसीज एंड लाइट्स एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड लाइटिंग चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब अगर पावर नहीं होगी तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब पावर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, बट अगेन कैनॉट बी क्लासिफाइड एज मटेरियल एंड लेबर, सो पावर विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। अब सबसे पहले ये समझ लो जॉब वर्कर क्या होता है। देखो, हमारे घर पे मेड होती है, काम वाली बाई, मंथली बेसिस पे। कुछ लोगों के घर पे ड्राइवर होगा मंथली बेसिस पे। कुछ लोगों के घर पे कुक भी हो सकता है मंथली बेसिस पे। लेकिन प्लम्बर किसी के घर पे मंथली बेसिस पे नहीं होता। पर जब वाटर पाइपलाइन में कुछ भी इश्यू आ जाता है तो आपको सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है? प्लम्बर की। तो उसका तो होना जरूरी है, तो उस काम के लिए वो जरूरी है, बट वो मेरा परमानेंट वर्कर नहीं है, वो मेरा पेरोल पे नहीं है, तो ही इज कॉल्ड एज कैजुअल वर्कर। जैसे मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, अब मुझे कुछ स्पेसिफिक 500 शर्ट का ऑर्डर मिला। आई नॉर्मली प्रोड्यूस प्लेन फुल स्लीव्स शर्ट। मुझे ऑफर जो मिला है वो 500 शर्ट का मिला है गुजरात से, एकदम डिजाइनर शर्ट चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाले, झगा मगा माझ्याकडे बघा टाइप्स। अब मैं ऐसे शर्ट्स नहीं बनाता, पर मेरे को मौका नहीं छोड़ना है। आई डोंट वांट टू लीव आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो मैंने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एक एम्ब्रॉयडरी वाले को पकड़ा, उसको बोला 100 रुपया पर शर्ट देता हूं, एम्ब्रॉयडरी करके दे, डिजाइनिंग करके दे। वो खुश। अब 500 शर्ट का 100 रुपए के हिसाब से 50,000 दिया, मेरा काम खत्म। तो उस जॉब के लिए बंदा जरूरी है, उस जॉब के लिए वो डायरेक्ट है। लेकिन बॉस, उसको साल भर थोड़ी पालूंगा मैं। आई हायर्ड हिम ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक वर्क। I hired him for that specific work. आप समझ रहे हो? तो अगर ऐसा है तो उस काम के लिए तो मेरे लिए वो डायरेक्ट वर्कर है, बट ही इज नॉट माई परमानेंट वर्कर, सो ही इज कॉल्ड एज, ही इज ऑलवेज नोन एज कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर का जो है, उसका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट है, बट वेजेस नहीं कह सकता, तो मैं इसको कह रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये रहे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का स्पेसिफिकेशन, ये रहा आपका डायरेक्ट कॉस्ट का स्पेसिफिकेशन। चलो अब चलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स 5 टाइप के होते हैं।
मैंने कहा था ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग दैट सपोर्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इट कैन बी रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, जैसे यहां पे दिख रहे हैं। अब इन सब में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इन सब में जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स मतलब दुकान नहीं, स्टोर्स मतलब द मटेरियल विच इज यूज टू रन द मशीन। ऑयल होता है, ग्रीस होता है, कूलेंट होता है, ये जो मशीन में डालते हो, इट इज फॉर मेंटेनिंग द मशीन सो दैट प्रोडक्शन कैन बी कैरिड ऑन स्मूथली। तो अगर आप शर्ट देखोगे तो आपको क्लॉथ आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑयल था कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो दैट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। Printing and stationery items are required only for administration purpose. So it is indirect material of admin. Secondary packing. ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो टाइप का पैकिंग होता है। एक होता है प्राइमरी पैकिंग विच इज द सेफ्टी, विच इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, प्राइमरी पैकिंग। दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग विच इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टूथपेस्ट खरीदे, टूथपेस्ट खरीदने के लिए गए थे कभी, तो क्या घर से बर्तन लेके गए थे? नहीं। अब हम लोग जाते हैं, टूथपेस्ट मांगते हैं, बॉक्स मिलता है, बॉक्स खोलते हैं, ट्यूब निकलती है, ट्यूब में से पेस्ट निकलती है, पेस्ट इज इन द इनसाइड ट्यूब, ट्यूब इज इनसाइड बॉक्स। बिना बॉक्स के टूथपेस्ट खरीद लोगे? बिल्कुल खरीद लेंगे सर। दुकानदार बोलता है 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा, बॉक्स इधर ही छोड़ के जा, डन। मैं अपने डस्टबिन में डालने वाला, तो तेरे डस्टबिन में डाल, मेरे को क्या है, मेरे को 5 रुपए के डिस्काउंट से मतलब है। लेकिन वो बोलता है मैं ऐसे पेस्ट स्क्वीज करके निकाल के देता हूं प्लास्टिक के थैली में, तो नहीं मानोगे। अरे 5 मिनट के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का पत्थर हो जाएगा वो। सो प्राइमरी मटेरियल इज ट्यूब, इट सेफगार्ड्स द फिनिश प्रोडक्ट। सेकेंडरी मटेरियल इज बॉक्सेस। तो बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनडायरेक्ट मटेरियल तीनों में होता है, सब में होता है। फिर सैलरी टू हेल्पर, हेल्पर इज द वन, छोटू होता ना, छोटू पानी ला, छोटू चाय मंगा, छोटू मशीन पे फड़का मार, छोटू मशीन बंद कर। ये छोटू एक दिन नहीं आया तो काम रुकने वाला है नहीं, मोटू तो है, मतलब मेन वर्कर तो है। तो मेन वर्कर डायरेक्ट वर्कर होता है, लेकिन ये हेल्पर जो होता है वो इनडायरेक्ट वर्कर होता है। तो इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑफिस की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, एडमिन कॉस्ट। फिर उसके बाद सैलरी टू सेल्समैन वगैरह होगा तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह जितने भी आएंगे सबके सब आपके क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मुझे ना 2 स्पेशल एक्सपेंसेस डिस्कस करने हैं आपके साथ। ये 2 एक्सपेंसेस है जिसका मुझे डिटेल में डिस्कशन करना है, क्योंकि हमने ना कैरेज इनवर्ड को मटेरियल में ऐड किया था, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द मटेरियल परचेज कॉस्ट। कैरेज आउटवर्ड मतलब जो ट्रक आपका फिनिश गुड्स बाहर लेके जा रहा है, उसको अगर ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इनकर करते हो तो दैट इज योर कैरेज आउटवर्ड। नेचुरली इट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रॉयल्टी ऑन सेल्स मतलब ब्रांड एम्बेसडर को अगर आप परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रहे हो, आपका ब्रांड एम्बेसडर है, आप उसको परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रहे हो, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रॉयल्टी पेड, नॉट फॉर प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन रॉयल्टी ऑन सेल्स की वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होता, सेल्स पे असर आ सकता है, तो इट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज इनवर्ड होता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता, रॉयल्टी ऑन सेल्स, कैरेज इनवर्ड होता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता, और कैरेज आउटवर्ड अगर है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, रॉयल्टी ऑन सेल्स होगा तो इट विल बी योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब इसका मतलब 3 टाइप के डायरेक्ट कॉस्ट और 5 टाइप के इनडायरेक्ट कॉस्ट हमको ऐड करके कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एकदम सिंपल होगा। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो आपको ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू नो 3 कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, 3 डायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव्ड
प्लस एक्सपेंसेस माइनस नॉट यूज्ड। ये सारे फिगर्स आप लिखोगे इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में आएगा मटेरियल कंज्यूम। फिर आप लिखोगे डायरेक्ट लेबर, पेड आउटस्टैंडिंग दोनों ऐड करना है। फिर आप लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पेड आउटस्टैंडिंग दोनों ऐड करना है। यहां पे जो टोटल मिलती है उसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। तो मतलब प्राइम कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट। सिंपल। तो प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद मैंने डायरेक्ट कॉस्ट अगर ऑलरेडी कंसीडर कर दी है, तो अब मेरे पास कंसीडर करने के लिए क्या बची है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट से। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर। दुनिया भर के फैक्ट्री ओवरहेड्स आइटम आपको दिए जाएंगे, सबको मार्क करके आप आउटर कॉलम में लेके आओगे। एक और टोटल मिलेगी जिसको कहा जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको कहा जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको कहेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन उसमें ओपनिंग WIP ऐड करके क्लोजिंग WIP माइनस करना है। ऐसा क्यों सर, हम ऐसा क्यों करते हैं? सुनो, लास्ट ईयर मैंने 20,000 खर्चा किया, प्रोडक्ट इनकम्प्लीट रहा, तो नेचुरली मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं कह सकता, तो मैं इसको कहूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो लास्ट ईयर मैंने 20,000 खर्च किया और इस साल मैंने 80,000 खर्च किया उसको कंप्लीट करने के लिए। लास्ट ईयर आई इनकर्ड 20,000, इट वाज इनकम्प्लीट। दिस ईयर आई इनकर्ड 80,000, अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे लिए फिनिश गुड्स की वैल्यू तो 1 लाख होगी ना, मतलब ओपनिंग WIP को तो ऐड करना ही होगा, बिकॉज ये पैसा आप लास्ट ईयर खर्च कर चुके हो, बाकी ये आपने इस साल खर्च किया, तो फिनिश गुड्स तो दोनों में से बनेगा। दिस विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, प्लस ये भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। और जो इनकम्प्लीट बचा है दैट विल बी सबट्रैक्टेड। तो इसके बाद जो आपको बची हुई कॉस्ट मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब the cost at which your product is removed out of the factory। इसलिए इसमें देखना सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट ही आई है। करेक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखोगे। एक ही फिगर है तो आउटर कॉलम में एक से ज्यादा है तो इनर कॉलम में लेके टोटल ले लो। अब आपके एडमिन ओवरहेड्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरा होता है जनरल एडमिन। जैसे मैनेजर सैलरीज एडमिन एक्सपेंसेस, लेकिन मैनेजर अगर फैक्ट्री मैनेजर होगा तो इट विल बी क्लासिफाइड एज AP, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर आपको सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, रिकवरी, ये सब माइनस करना है। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हम लोग बचपन से कर रहे हैं। याद है बचपन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया करते थे। 1 लाख रुपया सपोज हमने खर्च किया तो 1 लाख रुपया वापस चाहिए, उसमें से चलो 10,000 रुपया सेल ऑफ स्क्रैप का माइनस किया। और हम लोग नेट कितना चार्ज करते थे मैन्युफैक्चरिंग में? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। 1 लाख खर्चा किया, 1 लाख मिलना चाहिए, 10,000 स्क्रैप बेच के मिलने वाला है, तो बाकी 90,000 यू चार्ज टू द कस्टमर। बस अब ये डेबिट क्रेडिट था तो हमने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन हमारा जो कॉस्ट शीट होगी, हमारी कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, तो डेबिट क्रेडिट साइड पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। पहले भी 90 था, अभी भी 90 है, सिर्फ वो डेबिट क्रेडिट के बदले प्लस माइनस किया। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने का रीजन आपको पता चल गया। इसके बाद एक कॉस्ट होती है दैट इज प्राइमरी पैकिंग, और ये कॉस्ट हमेशा आखिरी कॉस्ट होगी, बिकॉज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद
प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद प्राइमरी पैकिंग की जरूरत पड़ती है। आपको टूथपेस्ट बनानी है तो पहले पेस्ट बनेगी, फिर वो ट्यूब में पैक होगी। पैराशूट ऑयल बनाना है तो पहले कोकोनट क्रश होगा, ऑयल बनेगा, फिर वो ब्लू बॉटल में पैक होगा। तो प्राइमरी पैकिंग इज अ लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सब की टोटल लोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सब की टोटल लोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद दिस इज योर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब आपका फिनिश गुड्स रेडी हो चुका है, ये आपने इस साल प्रोड्यूस करते करते खर्च किया है, प्लस आपके पास कुछ पुराना स्टॉक भी पड़ा था वो भी होगा, और क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करोगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने 10,000 यूनिट्स बना दिए, तो मैं कितना बेच सकता हूं? 10,000। लेकिन मैंने अगर 1,000 का स्टॉक मेरे पास है, ओपनिंग स्टॉक पहले से, तो 10,000 मैंने इस साल बनाए, 1,000 मेरे पास पहले से थे, अब मैं 11,000 बेच सकता हूं। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन कहता है कि 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब 1,000 मेरे पास पहले से थे, 1,000 बेच सकता था, 10,000 मैंने और बनाए, 11,000 बेच सकता था। लेकिन 11,000 में से 2,000 अब भी मेरे पास पड़ा है, तो क्वांटिटी सोल्ड मेरे लिए होगी 9,000। और यहां पे मुझे मिलेगी कॉस्ट प्लस कॉस्ट माइनस कॉस्ट करने के बाद मुझे यहां पे जो कॉस्ट मिलती है दैट इज रिलेटेड टू 9,000। 10,000 प्रोड्यूस किया, 1,000 पहले से था, 11,000 बेच सकता था, लेकिन 2,000 अब भी बचा है, मतलब 9,000 बेच दिया। अगर ये कॉस्ट है और ये अगर क्वांटिटी है तो ये कैन आई से दिस इज कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते, हर नाम के पीछे एक लॉजिक होता है, बस वो सर को मालूम होना चाहिए, वो प्रॉब्लम है आजकल। यहां तक क्लियर है? इट इज कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड। फिर आपको एक सिंपल तरीके से एक और एडमिन ओवरहेड लिखना है, एडमिन जनरल, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे डायरेक्टर्स की सैलरी हुई, जैसे ऑफिस मैनेजर की सैलरी हुई, ये सब यहाँ पे आएगा। एडमिन ओवरहेड्स के भी जितने भी आइटम होंगे सब इनर कॉलम में लिख के टोटल आउटर कॉलम में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी आइटम्स होंगे सब इनर कॉलम में लिख के टोटल विल बी टेकन इन द आउटर कॉलम। अब जो टोटल आएगी दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का स्पेशल नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स है। फिर उसमें आप ऐड करते हो प्रॉफिट, तब मिलेगा सेल्स, या फिर अगर आपके पास सेल्स पहले से है तो प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ये रहा आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कौन बोलता है रट्टा मारना पड़ेगा? 3 टाइप के डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 5 टाइप के ओवरहेड्स। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद आप फैक्ट्री के बाहर निकलने के तैयार हो, फिर WIP ऐड करके क्लोजिंग माइनस किया। फैक्ट्री कॉस्ट इज अ कॉस्ट एट विच योर प्रोडक्ट इज रेडी टू बी टेकन आउट ऑफ द फैक्ट्री। फिर बाकी के ओवरहेड्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी, ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने के बाद आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब यहां तक अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो ये सारे क्वांटिटी स्ट्रक्चर्स को मुझे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मुझे सारे आइटम्स को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? वेरी गुड, ये क्लियरली समझा? इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे क्वांटिटी सोल्ड चाहिए तो ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी माइनस करो, आपको क्वांटिटी सोल्ड मिल जाएगी। करेक्ट? अगर क्वांटिटी सोल्ड दी है और क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड गायब है,
तो रिवर्स ऑर्डर में जाके आप क्वांटिटी मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स पहले से है, 10,000 मैंने बनाए, 11,000 बेच सकता था, 2,000 मेरे पास बच गए अभी भी, इसका मतलब 9,000 मस्ट हैव बीन सोल्ड। चलो अगर मैंने आपको ये नहीं बोला होता कि 10,000 बनाया है, अब रिवर्स में जाओ, 9,000 बेचने के बाद भी 2,000 बच गया 9,000 बेच दिया, 2,000 बच गया, 11,000 थे, जिसमें से 1,000 तो खैर ओपनिंग था, मतलब लास्ट ईयर का था प्रोडक्शन, तो 10,000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द करंट ईयर। तो ये फॉर्मेट कभी भी भूलना मत। ओपनिंग स्टॉक प्लस मैन्युफैक्चर्ड क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू क्वांटिटी सोल्ड। कॉस्ट पर यूनिट के लिए अगर आपको कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट का समझना है तो लेट मी टेल यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक टोटल अमाउंट को आपको डिवाइड करना है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स आपको टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है क्वांटिटी सोल्ड से। कॉस्ट पर यूनिट के लिए ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यू आर डीलिंग विद प्रोडक्शन कॉस्ट, तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड यूज कीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स यू आर सपोज टू डील विद क्वांटिटी सोल्ड बिकॉज यू आर डीलिंग विद पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। और स्टॉक वैल्यूएशन की बात अच्छे से याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं। और फीफो मेथड का मतलब ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बेच दिया जाएगा, उसके बाद आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन यूज कर लिया जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता भी है तो वो ओपनिंग स्टॉक में से बचने का कोई चांस नहीं है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले चला जाएगा, वैनिश, गायब, दिखेगा नहीं। तो आपका क्लोजिंग जब भी बचेगा वो करंट ईयर के प्रोडक्शन में से ही बचेगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द current year, cost of production per unit of the current year। चलो अब क्लोजिंग डिस्कस कर लिया तो ओपनिंग भी डिस्कस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। फीफो मेथड फॉलो करते हो, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यूज हो जाएगा, तो क्लोजिंग बचेगा करंट ईयर में से। तो करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज लास्ट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करंट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक जो होता है बच्चे, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है, करंट ईयर का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। तो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के कॉस्ट पे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर के कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा। और अगर लास्ट ईयर की कॉस्ट भी अगर आपको नहीं दी है ना, तो इसका मतलब ये होता है दो एजम्पशंस, लास्ट ईयर कॉस्ट थी ही नहीं, अभी तो स्टॉक कैसे बचा, लास्ट ईयर कॉस्ट थी नहीं दी है, तो ये एजम्पशन तो गलत है कि लास्ट ईयर कॉस्ट थी ही नहीं। तो फिर दूसरा फेयर एजम्पशन क्या है, लास्ट ईयर के कॉस्ट में और करंट ईयर के कॉस्ट में फर्क नहीं था। तो अगर लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को भी करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू कर दो, अंडर एन अजम्पशन दैट सिंस देयर इज नो कॉस्ट गिवन इन द लास्ट ईयर, कॉस्ट ऑफ करंट ईयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी द सेम। कॉस्ट ऑफ करंट ईयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी द सेम। तो वापस एक बार फाइनल, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के कॉस्ट पे, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के कॉस्ट पे, और अगर लास्ट ईयर की कॉस्ट नहीं दी तो ओपनिंग स्टॉक को भी करंट ईयर के कॉस्ट पे वैल्यू कर दो, अंडर एन अजम्पशन दैट द कॉस्ट इज नॉट चेंज्ड दिस ईयर। बस तो फिर अभी ये तो
बाकी पूरा चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है यहां पे डिस्कस करना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे डिस्कस करना है। आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हो, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हो तो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट में से आप डेटा लेते हो। चलो, मतलब ये कि मुझे 2025 की कॉस्ट शीट दी है और मुझे 2026 की कॉस्ट शीट बनानी है। मुझे 2025 की कॉस्ट शीट दी है और मुझे 2026 की कॉस्ट शीट बनानी है, तो इसका मतलब 2025 के कॉस्ट शीट को बेस बना के मैं 2026 की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाऊंगा। 2025 के कॉस्ट शीट को बेस बना के मैं 2026 की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाऊंगा। अब इसके लिए ना मुझे कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्प्लिट करना पड़ेगा एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब सिंपल बात याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो क्वांटिटी के वजह से चेंज होती है। क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल आप ही की तरह है, किसी चीज का असर ही नहीं होता। क्वांटिटी बढ़ाओ, कम करो, डबल करो, 50% करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे है वैसे है। मतलब कॉस्ट इज इन नेवर चेंज, कॉस्ट डजंट चेंज इवन इफ देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को कहा जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कहा जाता है पीरियड कॉस्ट। क्योंकि आज अगर मैं रेंट पे करता हूं तो मेरा अगला रेंट अगले महीने आएगा। आज अगर सैलरी पे की तो मेरी अगली सैलरी अगले महीने आएगी। चाहे प्रोडक्ट बनाओ, नहीं बनाओ, डबल बनाओ, 50% बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा पीरियड के हिसाब से चलती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्ट के हिसाब से चलती है। तो वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा कहा जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हमेशा कहा जाएगा पीरियड कॉस्ट। अब एक स्पेशल फीचर होता है वेरिएबल कॉस्ट का, उसका पर यूनिट हमेशा सेम होता है। जैसे एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 रुपया खर्चा आता है, तो मेरी टोटल कॉस्ट है 10 रुपया, तो मेरा पर यूनिट भी 10 रुपया होगा। अरे एक ही यूनिट की बात चल रही है तो टोटल एंड पर यूनिट दोनों सेम ही होंगे। लेकिन अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूं, अगर 100 टाइम्स प्रोडक्शन होगा तो 100 टाइम्स कॉस्ट होगी, कॉस्ट हो जाएगी 1000। इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी मैंने 100 टाइम्स बना दी तो कॉस्ट भी 100 टाइम्स हुई। लेकिन इसमें एक गम्मत देख लो, एक मजा देखो, सीपीयू सेम है। अरे सीपीयू सेम है इसलिए टोटल बदलती है मांगड़ू। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी और इसीलिए हमको हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट पर ही फोकस करना है। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग ये दुनिया भर चीजें फॉलो करते हैं। पिक्चर देखने जाते हो, थिएटर का रेट क्या लिखा रहता है? 70 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़। पूरे ऑडिटोरियम का रेट थोड़ी बताते। 200 पर पर्सन, पर पर्सन ही कहने का, पर सीट नहीं होता, वो पर सीट नहीं होता। 2 लोग अगर मूवी देखने जाओगे तो दोनों का टिकट लेना पड़ता है। बैठो चाहे एक सीट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टिकट दोनों का कटाना पड़ता है। सो इट इज नॉट पर सीट, इट इज पर पर्सन। 200 रुपया पर पर्सन। 10 लोग गए तो 2000 कॉस्ट, 5 लोग गए तो 1000 रुपया कॉस्ट। जस्ट 2 ऑफ यू, जब 2 ही जन जाओगे तो 400 रुपया कॉस्ट। अकेले जाके बैठ रहे हो पिक्चर में तो 200 रुपया कॉस्ट। तो टोटल कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए वो लोग कभी भी टोटल पे फोकस नहीं करते, वो लोग हमेशा सीपीयू बताते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट में हमेशा याद रखना, वेरिएबल में भले ही सीपीयू कांस्टेंट रहता हो, फिक्स कॉस्ट में हमेशा टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। रेंट कभी भी 300 रुपीज पर रूम ऐसा नहीं होता, या 300 पर स्टूडेंट ऐसा रेंट नहीं होगा। रेंट विल ऑलवेज भी पर मंथ। चाहे एक बच्चा बिठाओ, 10 बच्चे बिठाओ, 200 बच्चे बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासरूम का रेंट 2 लाख पर मंथ तो 2 लाख पर मंथ। एक महीना खत्म हुआ 2 लाख देने का, दूसरा महीना खत्म हुआ और 2 लाख देने का, खत्म। चाहे क्लास चले नहीं चले, बच्चे आए नहीं आए, 2 बैचेस बने 10 बैचेस बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने यहां पे लिखवाया था कि वेरिएबल कॉस्ट के लिए फोकस ऑन कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन फिक्स के लिए फोकस ऑन टोटल। पर लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जी देखो, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, वन इज वेरिएबल एंड द अदर वन इज फिक्स्ड। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, वन इज वेरिएबल एंड द अदर वन इज फिक्स्ड। पर कभी कभी क्या होता है, एक में अचानक से दोनों के गुण नजर आते हैं। मतलब पार्टली वेरिएबल और पार्टली फिक्स नजर आता है, उसको कहा जाता है सेमी वेरिएबल। अच्छा, कुछ लोग इसको सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं, एक ही बात है। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। 30% वेरिएबल है, 70% फिक्स्ड होगा। 40% फिक्स्ड है तो 60% वेरिएबल होगा। पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल का मतलब यह नहीं कि 50-50 हो। जैसे मेरा सैलरी प्लस कमीशन,
अब सैलरी जो होगी वो पर मंथ होगी, कमीशन जो होगा वो पर यूनिट होगा। तो अगर किसी सेल्समैन को मैंने 50,570 रुपये दिए इस महीने, तो हो सकता है कि इसमें से 5,000 पर मंथ सैलरी हो और बाकी का कमीशन हो। तो कमीशन चेंज होगा क्वांटिटी के हिसाब से, सैलरी सेम रहेगी क्वांटिटी कितनी भी चेंज हो। तो इसीलिए सैलरी इज अ फिक्स पोर्शन, कमीशन इज अ वेरिएबल पोर्शन, दोनों की टोटल सेमी वेरिएबल। अब अपने लिए प्रॉब्लम समझो, हमारे लिए प्रॉब्लम समझो क्या है। For variable we are supposed to focus on CPU and for fixed we are supposed to focus on total. बाबू, for variable we are supposed to focus on CPU, for fixed we are supposed to focus on total. अब ये अगर ऐसा आ गया जिसमें एक में दोनों के गुण नजर आ रहे हैं, पार्टली वेरिएबल है पार्टली फिक्स है, तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना बच्चा लोग, जब भी whenever you come across a semi variable cost, जब भी एक में दोनों के गुण नजर आने लगे, always go for the breakup। मतलब ये कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो पार्ट्स कर लो, वेरिएबल को अलग करो, फिक्स को अलग करो। वेरिएबल को अलग किया तो वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ जाएगा, पर यूनिट पे फोकस कर सकते हो। फिक्स को अलग किया तो फिक्स के साथ जाएगा, टोटल पे फोकस कर सकते हो। मतलब सैलरी एंड कमीशन की अगर टोटल कॉस्ट मेरे पास आएगी तो सबसे पहले मैं ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कमीशन पर यूनिट कितना है, और उसको मर्ज कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ, और सैलरी को मर्ज कर दूंगा फिक्स के साथ। तो बच्चों क्या सीखा हम लोग ने आज? देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। बिहेवियर के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हुआ है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द क्वांटिटी, सीपीयू सेम रहता है, फिक्स्ड में टोटल सेम रहती है। तो अगर मुझे चेंज करना भी है तो मैं वेरिएबल का चेंज पर यूनिट में करूंगा और फिक्स का चेंज टोटल में करूंगा, बराबर। लेकिन अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, इट इज नॉट अ थर्ड टाइप। इसको कहते हैं एक में दोनों के गुण नजर आना। एक में दोनों के गुण नजर आना इज नॉट अ थर्ड टाइप, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। तो एक में जब दोनों के गुण नजर आने लगे, क्या करना चाहिए बच्चों हमको? ब्रेकअप। वेरिएबल को अलग करो, फिक्स को अलग करो। वेरिएबल जाएगा वेरिएबल के साथ, फिक्स जाएगा फिक्स के साथ, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद टू। दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद, यही तो मैंने स्टार्ट किया था। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्योंकि तीसरा होगा तो भी हम लोग रखेंगे नहीं, उसको इमीडिएटली स्प्लिट कर देंगे। अब जब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाऊंगा, तो मुझे एक ही चीज याद करवानी है आपको। अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट है, अगर चेंज दिया है तो पर यूनिट में चेंज कर लेना, अगर चेंज नहीं दिया है तो पर यूनिट कैरी फॉरवर्ड कर देना। मतलब मेरा कमीशन 100 रुपया है, 10% राइज इन कमीशन, तो 110 पर यूनिट लेके चालू कर दो। अगर कुछ नहीं बोला तो 100 लेके चालू कर दो। पर समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट का चेंज सीपीयू में आएगा, चेंज नहीं हुआ तो सीपीयू डायरेक्टली आएगा। लेकिन फिक्स्ड में टोटल आएगी, और अगर चेंज दिया तो चेंज भी आपको टोटल में ही करना है, चेंज भी आपको टोटल में ही करना है। अगर चेंज नहीं दिया तो टोटल कॉस्ट फॉलो करो, चेंज दिया तो टोटल में चेंज करो। फिक्स का चेंज टोटल में, वेरिएबल का चेंज पर यूनिट में। इज दैट पार्ट क्लियर? ओके बच्चा लोग, अभी एक काम करते, एक लंबा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो एक बार डिस्कस करते, तो आपको समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करने का। जब भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आपके पास आएगा बच्चों, पास्ट अटेम्प्ट से मैंने ऑब्जर्व किया है, अप्रैल 18 से लेकर आज तक 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है, और उसमें भी आड़े टेढ़े एडजस्टमेंट नहीं पूछते, उसमें वो लोग क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं। दुनिया भर का डेटा दे देंगे, दुनिया भर के आइटम्स दे देंगे, और आपको बोलेंगे बनाओ कॉस्ट शीट। ठीक है, तो ये अगर कॉस्ट शीट हमारे सामने है तो हमको ना सबसे पहले हम लोग मार्किंग डिस्कस कर लेते, बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। रॉ मटेरियल परचेज विल बी मार्क्ड एज आरएमसी, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड आरएमसी। जीएसटी बोला है 18%, लेकिन इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। बाबू इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है मतलब आज जो मैं इधर पे करने वाला हूं 18%, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाला है। इसका मतलब आज जो मैं पे करूंगा वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, मतलब मैं आज पे नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, तो ये चार्ज करने का मुझे कोई हक नहीं। फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरेज इनवर्ड। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट वेजेस, पीएफ, और ये भी डायरेक्ट वेजेस में आता है। बोनस अगर फैक्ट्री वर्कर्स को देते हो तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट वेजेस फॉर यू। अब रॉयल्टी का डिस्कशन हमने कर दिया था, रॉयल्टी पे किए बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता।
पावर एंड फ्यूल का डिस्कशन हमने किया था। पावर इज मींस ऑफ प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन द मशीन। पावर नहीं, मशीन नहीं, मशीन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, मतलब इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। 896 आपने मोल्ड्स एंड पैटर्न्स के लिए स्पेंड किया था 2 साल के लिए। हमको 2 साल का नहीं, हमको 1 साल का ही चाहिए। 4,48,000 1 साल की है। ये भी क्लासीफाई होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि अगर ये पैसा मैंने नहीं दिया तो मुझे वो मोल्ड और पैटर्न नहीं मिलेगा। मोल्ड और पैटर्न मुझे नहीं मिला तो मैं प्रोडक्शन कहां से करूंगा? तो 2 रॉ मटेरियल आ चुके हैं, 3 डायरेक्ट वेजेस हो चुके हैं, 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुके हैं। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कैजुअल वर्कर का, प्लम्बर का एग्जांपल दिया था। ऐसे लोग जो एक स्पेसिफिक काम के लिए जरूरी है लेकिन परमानेंट नहीं होने वाले, तो डायरेक्ट है पर वेजेस नहीं, तो इट विल बी सेपरेटली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? स्टोर्स एंड स्पेयर, स्पेयर पार्ट्स रिस्टोर करता है मशीन को, मेंटेन करता है, तो इट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग इज एडमिन। पर क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, ये एडमिन जनरल। एडमिन प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो आपको हमेशा बोला जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डिलीवरी व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, so selling and distribution. Salary paid to supervisor, supervisor is in the factory, so factory overheads. Repairs and maintenance of plant and machinery, repairs and maintenance of sales office, repairs and maintenance of vehicles used by directors. Directors are those who are managing the company. That means even this is related to admin general, AG. Insurance premium on plant and machinery is F. Factory overheads. Factory building is F. Stock of raw material, WIP. WIP is incomplete production. WIP is incomplete production. तो वो फैक्ट्री के बाहर कभी नहीं होगा, वो हमेशा फैक्ट्री के अंदर होगा, मतलब ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, QC स्टाफ, दोनों QC आएंगे, दोनों इनर कॉलम में लिख के टोटल आउटर कॉलम में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुल्लम खुल्ला लिखा है। एक्सपेंसेस पेड टू पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे बच्चे ना इसमें ना अजीबो गरीब लॉजिक लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अरे बच्चों, ना मैं पोल्यूशन की क्वालिटी चेक करता हूं, ना मैं पोल्यूशन पे रिसर्च कर रहा हूं। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इज एन इक्विपमेंट विच इज सेट इन अ प्लेस वेयर द पोल्यूशन इज मैक्सिमम। और हमारा सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां पे होगा बच्चा? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में एक डिवाइस सेट करके रखा है, तो जैसे मशीन का मेंटेनेंस होता है वैसे उसका भी मेंटेनेंस होता है। सो इवन दिस विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वालिटी कंट्रोल फिनिश गुड्स का होता है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोल्यूशन कंट्रोल का नहीं होता। सो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मशीन। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन बोला है लेकिन फैक्ट्री वर्क का बोला है। अरे क्या होता है, in that case it will be classified as admin related to production. जैसे हाउसकीपिंग है, जैसे पैंट्री है, कैंटीन है, लेकिन ये लोग अगर कैंटीन है एडमिन, लेकिन अगर फैक्ट्री में सिचुएटेड है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, मतलब एडमिन, लेकिन पहला ही मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर है तो इट विल बी एपी, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दूसरा मैनेजर मेरा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो एजी। सेल्स एंड मार्केटिंग, SND। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, अरे वो जनरल मैनेजर है रे, तो AG आएगा। पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग PP, सेकेंडरी पैकिंग SND। यहां तक क्लियर है? फीस पेड टू ऑडिटर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ना तो मुझे प्रोडक्शन में काम आते हैं ना मुझे सेल्स और मार्केटिंग में काम आते हैं, तीनों एडमिन के बंदे हैं और इनसे प्रोडक्शन कुछ नहीं होता। तो तीनों के लिए एडमिन जनरल आएगा। परफॉर्मेंस बोनस बाय सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ है तो SND। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी टेकन एज RMC, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी टेकन एज RMC। WIP का ओपनिंग, WIP का क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, सब कुछ दिया है। और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर देंगे। तो आइडियली ये पूरा क्लासिफिकेशन होगा इस पूरे सम का। आपको मैं वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपके काम आएगा।
अब ये ले लो, समझा? अब सिर्फ दो नए पॉइंट्स बता रहा हूं, कभी कभी ये लोग पूछते हैं काउंटिंग हाउस सैलरी। अब काउंटिंग हाउस का मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो दिस विल बी क्लासिफाइड एज एजी। ये ना अतरंग टर्म्स है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। काउंटिंग हाउस सैलरी, काउंटिंग हाउस का मतलब होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो उसका एजी। फिर एक होता है ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस इज अ प्लेस वेयर ड्राइंग्स एंड डिजाइंस रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री आर प्रोड्यूस्ड आर मेड। तो वो प्रोडक्ट, वो ड्राइंग्स एंड डिजाइन प्लांट के लेआउट के भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो दिस विल बी क्लासिफाइड एज एफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज बहुत खलबली मचा रहा है आजकल। कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है, कभी फैक्ट्री ओवरहेड लिया है। देखो, अगर अमाउंट नेग्लिजिबल है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लो, अगर अमाउंट बड़ी है, डायरेक्ट कॉस्ट के साथ मैच होने वाली है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के आसपास की अमाउंट है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। लेकिन अगर अमाउंट छोटी है, पेटी है, चिरकुट है, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी आप डाल सकते हो, दोनों के मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉस्ट शीट का बेसिक रिवीजन। अब इससे ज़्यादा रिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम कम है। बाकी आपको अगर चाहिए तो आप मेरा फास्ट ट्रैक में कॉस्ट शीट खरीद सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको दे रहा हूं मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज डॉक्टर मयूरेश कुंकलियेकर। ये मेरा एड्रेस नहीं है, सरनेम है, थोड़ा बड़ा है, बड़ा ऐसा हमारे गोवा में ऐसा ही होता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो फॉर योर डाउट्स, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। फास्ट ट्रैक चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उस नंबर पे आप फास्ट ट्रैक भी खरीद सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में डाल दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। सो ये था हमारा कॉस्ट शीट का रिवीजन। अब इससे ज़्यादा कुछ भी कॉस्ट शीट में अभी फिलहाल करने की जरूरत करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है अपने पास। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा अगले चैप्टर के साथ, वापस कुछ नया मसाला लेके, वापस कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, और आपको उसके बाद सिर्फ सम सॉल्व करने और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून गाइस।